Good morning, students. Today we will start our chapter 7 Civilizing the Native Education, Educating the Nation. Class 8th History. In the early chapters, you have seen how British rule affected Rajas and Nawabs, peasants and tribals. कि पहले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश रूल ने किस तरह से इफेक्ट डाला था राजाज की लाइफ पे, नवाब्स की लाइफ पे, किसानों की और ट्राइबल्स की लाइफ पे. In this chapter, we will try to understand what implication it had for the lives of students. कि इस चैप्टर में हम रीड करेंगे, कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस आई थी हमारी लाइफ में स्टूडेंट्स के. फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया वांटेड नॉट ओनली टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज. केवल वो यहाँ पर टेरिटरीज़ को कॉन्क्वेस्ट करने के इरादे से नहीं आए थे, ना केवल कंट्रोल करना चाहते थे रेवेन्यू सिस्टम पर, वो और भी कुछ चाहते थे. दे ऑल्सो फेल्ट दैट दे हैड अ कल्चरल मिशन, कि उनका एक कल्चरल मिशन भी था. ट्राई टू सिविलाइज द नेटिव्स ऑफ इंडियंस. ठीक है, इंडिया के नेटिव्स को वो सुधारना चाह रहे थे, चेंज लाना चाह रहे थे उनके कस्टम्स में, उनके वैल्यूज़ में. यहाँ पर काफ़ी बदलाव लाना चाह रहे थे सोसाइटी के अंदर भी. व्हाट चेंजेस वर टू बी इंट्रोड्यूस, कौन से चेंजेस वो इंट्रोड्यूस करना चाहते थे. हाउ वर इंडियंस टू बी एजुकेटेड, कि किस तरह से इंडियंस को एजुकेट किया जाए, सिविलाइज्ड बनाया जाए. एंड मेड इनटू व्हाट द ब्रिटिश बिलीव्ड वर गुड सब्जेक्ट्स, कि ब्रिटिशर्स क्या बिलीव करते थे कि गुड सब्जेक्ट होता क्या है. द ब्रिटिश कुड फाइंड नो सिंपल आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, कि ब्रिटिशर्स इसका सही आंसर नहीं दे सकते थे. दे कंटिन्यू टू बी डिबेटेड फॉर मैनी डिकेड्स, वे कंटिन्यू डिबेट करते रहे. डिबेट मतलब वाद विवाद करते रहे काफ़ी डिकेड्स तक, काफ़ी दशकों तक. लिंग्विस्ट कीवर्ड्स यहाँ पर साइड में गिवन है, इसको आप नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा. समवन हु नोज एंड स्टडीज सेवरल लैंग्वेजेस, जो पर्सन बहुत ज़्यादा एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानता है उस पर्सन को हम लिंग्विस्ट कहते हैं. सो हियर वी गो. हाउ द ब्रिटिश सा एजुकेशन, कि ब्रिटिश एजुकेशन को किस तरह से मतलब देखते थे. लेट अस लुक एट व्हाट द ब्रिटिश थॉट एंड डिड एंड हाउ सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन दैट वी नो टेक फॉर ग्रांटेड इवोल्व्ड इन द लास्ट 200 ईयर्स. कि आओ हम देखें जो ब्रिटिशर्स सोचते थे और जो कहते थे कि हाउ सम ऑफ द आइडियाज़, कि कौन से जो आइडियाज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड वी नाउ टेक फॉर ग्रांटेड इवोल्व इन द लास्ट 200 ईयर्स, कि 200 सालों में, पिछले 200 सालों में हमने उन चीज़ों को ग्रांटेड मान लिया है. इन द प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़, कि इसी प्रोसेस में, इस की इंक्वायरी के प्रोसेस में वी विल ऑल्सो सी, कि हम देखेंगे कि हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़, कि इंडियंस ने किस तरह से रिएक्शन किया ब्रिटिश आइडियाज़ के ऊपर. एंड हाउ दे डेवलप्ड देयर ओन व्यूज़, किस तरह से उन्होंने अपने विचारों को चेंज किया. अबाउट हाउ इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, कि इंडियंस को किस तरह से एजुकेट किया जा सकता था. द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलाइजेशन, जो यहाँ पर ट्रेडिशन आई ओरिएंटलिज्म की, देखिए 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कैलकाटा. विलियम जोन्स नाम का एक पर्सन आता है ब्रिटेन से कैलकाटा में 1783 में. He had an appointment as a junior judge at the Supreme Court that the company had set up. उन्होंने एक अपॉइंटमेंट ली थी जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट में, एंड दैट कंपनी हैड सेट अप, जिस जो कंपनी ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बनाई थी उसमें. इन एडिशन टू बीइंग एन एक्सपर्ट इन लॉ, जॉन्स वॉज अ लिंग्विस्ट. जॉन्स क्या थे, एक लिंग्विस्ट थे. लिंग्विस्ट आप जानते हैं ना कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता हो वो पर्सन लिंग्विस्ट कहलाता है. तो जॉन्स लिंग्विस्ट थे, एक्सपर्ट लॉ थे. ही हैड स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रीक और लैटिन की स्टडी की हुई है. न्यू फ्रेंच एंड इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज भी वो जानते हैं. हैड पिक्ड अप अरेबिक फ्रॉम अ फ्रेंड, और अरेबिक लैंग्वेज भी उन्होंने अपने फ्रेंड से सीखी है. एंड हैड ऑल्सो लर्नड पर्शियन, पर्शियन भी उन्होंने लैंग्वेज मतलब 6 से ऊपर लैंग्वेजेस अभी तक उनकी आ चुकी हैं कि वो जानते थे. एट कैलकाटा ही बिगिन स्पेंडिंग मैनी आवर्स अ डे विद पंडित
who taught him the subtleties of संस्कृत लैंग्वेज। एक पंडित उन्होंने मतलब हायर किया था जो उन्हें संस्कृत लैंग्वेज की बिल्कुल बारीकी से नॉलेज करवा रहा था, ग्रामर की एंड पोट्री। Soon he was studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine and other science also। और जल्द ही उन्होंने जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट्स थी उनसे लॉ के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, रिलीजन के बारे में, जो हमारे इंडिया के थे उन सब के बारे में उन्होंने धीरे 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 नॉलेज गेन कर ली। मॉरलिटी जो हमारे यहाँ की नैतिक शास्त्र हैं उनके बारे में, अर्थमेटिक जो है हमारी मेडिसिन साइंस जो हमारे यहाँ की है वो सब साइंसेस उन्होंने स्टडी की। जॉन्स डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वर शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कैलकाटा एट द टाइम। अब जॉन ने डिस्कवर किया कि जो उनका ये इंटरेस्ट है वो शेयर करना चाहते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ में कैलकाटा में उसी टाइम पर। इंग्लिश मैन लाइक हेनरी थॉमस कॉलेब्रुक एंड Nathaniel Held were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages and translating Sanskrit, Persian works into English। देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश मैन और भी थे जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन एंशियंट हेरिटेज में। सो उनमें थे हेनरी थॉमस कोलब्रक एंड नेथनल हेल्ड। ये सभी बिजी थे किसमें, डिस्कवरी करने में कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी एंशियंट जो हेरिटेज है उसको स्टडी करना है, उसमें उन्हें मास्टरी करनी है। मास्टरी इंडियन लैंग्वेजेस, जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें उन्हें मास्टरी करना है एंड ट्रांसलेट करना है संस्कृत और पर्शियन वर्क्स को इंग्लिश में। ये सभी चीज़ों में बहुत सारे मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो लगे हुए थे। टुगेदर विद देम, उनके साथ में ही जॉन्स सेट अप द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। जॉन ने एस्थेटिक सोसाइटी बंगाल की सेटअप किया एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एस्थेटिक रिसर्चेज। एक जर्नल पब्लिश की वहाँ पर उस टाइम पे और जिसका नाम क्या था बेटा, एस्थेटिक रिसर्चेज। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक तो उन्होंने एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी बेटा, दूसरा उन्होंने जर्नल पब्लिश की जिसका नाम क्या था, एस्थेटिक रिसर्चेज। रिसर्च क्या होता है बेटा, किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग के लिए रिगार्डिंग आप कंप्लीट डिटेल आप वहाँ पर पब्लिश करते हैं तो उसको रिसर्च कहा जाता है। सर्च करना, उसके ऊपर रिसर्च करना, जांच पड़ताल करना, किस तरह से कब हुआ क्या हुआ, तो वो रिसर्च कहलाता है। तो ये जर्नल जो थी एस्थेटिक रिसर्च थी। जॉन्स एंड कोलब्रुक केम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया। जॉन्स और कोलब्रुक यहाँ पर आए थे रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर एटीट्यूड इंडिया का। दे शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर। उन्होंने काफ़ी रिस्पेक्टफुल माना है इंडियन कल्चर को, एंशियंट कल्चर को जो इंडिया का है, बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट डायरेक्शन को भी जो कल्चर है उसकी भी काफ़ी रिस्पेक्ट की थी। इंडियन के सिविलाइजेशन दे फेल्ट हैड अटेंड इट्स ग्लोरी इन द एंशियंट पास्ट। इंडियन सिविलाइजेशन में यानी कि जो उन्हें महसूस हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा शान की चीज़ें हैं, यानी कि एंसेंट ग्लोरी है इसके अंदर पास्ट में, बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन। परंतु अब क्या हो गई है, ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। जो पास्ट में जो रिस्पेक्ट थी उनकी वो कम हो रही है। रीज़न क्या रहा उसके पीछे? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया इट वॉज अ नेसेसरी टू डिस्कवर द स्कैर्ड एंड लीगल टेक्स्ट दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द एंशियंट पीरियड। कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इंडिया में कि ये ज़रूरी है कि वो डिस्कवर करें उन सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट को जो कानून से के दायरे में है, या फिर जो पवित्र टेक्स्ट हैं हमारे इंडिया के, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि एंशियंट पीरियड के बारे में कुछ और प्रोड्यूस करना चाहिए। फॉर ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज़ एंड लॉज ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ओनली ए न्यू स्टडी ऑफ दीज टेक्स्ट कुड फॉर्म द बेसिक्स ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इन इंडिया। देखिए, इन टेक्स्ट के बारे में जो रिवील करना चाहते थे, रियल आइडियाज़ जो ला के थे हिंदू और मुस्लिम्स के थे, ओनली न्यू स्टडीज़ ऑफ दीज टेक्स्ट की नई स्टडी ही बता सकती है, कुड फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूचर का बेस डेवलप कर सकते हैं इंडिया के अंदर, यदि नई स्टडीज़ यहाँ पर इवॉल्व की जाए तो, कि पुरानी स्टडीज़ को पढ़ा जाए और नई स्टडीज़ इंट्रोड्यूस की जाए। सो जोन्स एंड
कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशियंट टेक्स्ट। अब जॉन्स और कोलब्रुक ने यही काम किया कि वो कोशिश कर रहे थे एंशियंट टेक्स्ट को डिस्कवर करने की, कर रहे थे वो, अंडरस्टैंडिंग देयर मीनिंग, उनके मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे, ट्रांसलेटिंग दैम, उनको ट्रांसलेट कर रहे थे, एंड मेकिंग देयर फाइंडिंग्स नोन टू अदर्स, और अपनी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं, मतलब जो उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस निकाले टेक्स्ट को पढ़ने के बाद, जो रिजल्ट निकाले, वो दूसरों को बताना चाहते थे। दिस प्रोजेक्ट दे बिलीव्ड वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियंस डिस्कवर देयर ओन हेरिटेज। कि ये जो प्रोजेक्ट था वो ऐसा बिलीव करते थे, वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्न फ्रॉम इंडियन कल्चर, केवल वो ब्रिटिश उस बात से नहीं सीखेंगे, इंडियन कल्चर को और भी जान पाएंगे, बट इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडियन डिस्कवर, कि ये हेल्प करेगा इंडिया को डिस्कवर करने में, दोबारा से ढूंढने में उसकी हेरिटेज को, खुद की हेरिटेज को, एंड अंडरस्टैंड द लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ देयर पास्ट, और वो समझ पाएंगे कि पास्ट में उनकी कितनी ग्लोरीज थी, कितनी शान थी, रिस्पेक्ट थी, वो सभी चीज़ों को। इन दिस प्रोसेस द ब्रिटिश वुड बिकम द गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज इस मास्टर, कि इस प्रोसेस में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो उनके गार्डियंस बन जाएं, गार्डियन मीन्स सिक्योर करने वाले इंडियन कल्चर को, और मास्टर भी बनना चाहते थे, यानी कि वो उन सभी टेक्स्ट को सीखना भी चाहते थे। Influenced by such ideas, many company officials argued that the British ought to promote Indian rather than the Western learning. कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने के बाद उनके आइडियाज से कंपनी ऑफिशियल्स आर्ग्यू कर बैठते हैं, मतलब झगड़ने लगते हैं कि इंडियन टेक्स्ट को क्यों पढ़ा जाए, बल्कि इसके बजाय वो वेस्टर्न लर्निंग्स यहाँ पर डालें। ठीक है, ब्रिटिश ought टू प्रमोट, ब्रिटिश अवश्य ही प्रमोट करें किस चीज़ को, इंडियन रादर देन वेस्टर्न लर्निंग, कि वेस्टर्न लर्निंग जो हो रही है उसको छोड़ो और इंडियन लर्निंग यहाँ पर स्टार्ट करो। इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन कल्चर से। दे फेल्ट दैट इंस्टीट्यूशंस शुड बी सेट अप टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, जो ऐसा महसूस करते थे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं टू बी सेट अप टू एनकरेज, कि वो एनकरेज करें उसको, स्टडी करें वो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट की, एंड टीच संस्कृत एंड पर्शियन लिटरेचर एंड पोएट्री, कि वो संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री यहाँ पर स्टडी करवाएं स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सभी जगह पर। द ऑफिशियल्स ऑल्सो थॉट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम ought टू बी टॉट व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद। ऑफिशियल्स यहाँ पर फील करते हैं, थॉट सोचते हैं, हिंदूज एंड मुस्लिम ought टू बी टॉट, कि हिंदू और मुस्लिमों को पढ़ाया जाना चाहिए, व्हाट दे वर ऑलरेडी फेमिलियर विद, कि जिसको वो पहले से जानते हैं उसी चीज़ के बारे में उनको स्टडी करवानी चाहिए, जो कल्चर वो जानते हैं उसको अच्छे से वो जान जाएंगे। एंड व्हाट दे वैल्यूड एंड ट्रेजर्ड, कि उनके लिए उनकी क्या वैल्यू है, उनके लिए वो उनका ट्रेजर है, खजाना है। नॉट सब्जेक्ट्स दैट वर एलिन टू देम, ना कि वो सब्जेक्ट जो उनके लिए एलिन है, एलिन मतलब पराया है, विदेशी है, वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने चाहिए हमें, हमें इनकी ही इंडियन टेक्स्ट को स्टडी करवाना चाहिए। ओनली देन दे बिलीव्ड कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स, केवल तभी वे ऐसा बिलीव करते हैं कि हो सकता है पॉसिबल, कुड द ब्रिटिश होप टू विन, कि ब्रिटिश विन कर पाएंगे एक प्लेस उनके हार्ट्स में, नेटिव्स के हार्ट में, यानी कि इंडियंस के दिलों में, यदि हम इंडियन कल्चर को ही डालेंगे तो वो हमारे लिए भी रिस्पेक्ट देंगे। ओनली देन कुड द एलिन रूल्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाई देयर सब्जेक्ट्स, कि तभी वो जो एलिन रूलर्स हैं उनकी भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, उनके सब्जेक्ट्स की भी। विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू अ मदरसा वॉज सेट अप इन कैलकाटा इन 1781। इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखते हुए एक मदरसा ओपन किया गया कैलकाटा में 1781 में, प्रमोट करने के लिए स्टडी ऑफ अरबिक, पर्शियन एंड इस्लामिक लॉ, कि मदरसा ओपन किया गया जिससे अरेबिक लैंग्वेज वो सीख पाएंगे, पर्शियन लैंग्वेज सीख पाएंगे, इस्लामिक लॉ पढ़ पाएंगे। एंड द हिंदू कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन बनारस, हिंदू कॉलेज ओपन किया गया बनारस में 1791 में, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट दैट वुड बी यूजफुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। संस्कृत टेक्स्ट वहाँ पर पढ़ाई जाएगी बनारस में, जो यूजफुल होगी किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्री के। तो ये दोनों ही बेटा ओपन किए गए थे उनके द्वारा, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा।
1781 में तो कैलकाटा में मदरसा ओपन किया था, 1791 में बनारस में संस्कृत स्टडी के लिए हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन ओपन किया गया था, हिंदू कॉलेज। चलिए यहाँ पे साइड में कीवर्ड है मदरसा, आप देख सकते हैं इसको। देखिए ये पिक्चर यहाँ पर शो की गई है, मॉन्यूमेंट ऑफ वारन हेस्टिंग बाय रिचर्ड वेस्टमकॉट 1830s, नाउ इन विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाटा। विक्टोरिया मेमोरियल है ये आज के दिन कैलकाटा में, वहाँ पर ये इमेज एज प्रेजेंट है। दिस इमेज रिप्रेजेंट हाउ ओरिएंटलिस्ट थॉट ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कि ये इमेज रिप्रेजेंट करती है कि ओरिएंटलिस्ट का मतलब है कि बदलाव लाने वाले जो थे पर्सन्स, वो यहाँ पर पावर दिखा रहे हैं, ब्रिटिश पावर इंडिया में कैसे थे। एंड यू विल नोटिस दैट द मैजेस्टिक फिगर ऑफ हेस्टिंग्स एंड एन enthusiastic supporter of the Orientalist is placed between the standing figure of a Pandit on one side and a seated Munshi on the other side, and Hastings and other Orientalists needed Indian scholars to teach them the vernacular language, tell them about local customs and law, and help them translate and interpret ancient texts. Hastings took the initiative to set up the Calcutta Madrasa and believed that the ancient customs of the country and Orientalist learning ought to be the basis of British rule in India। देखो जो इमेज रिप्रेजेंट कर रही है, ओरिएंटलिस्ट व्यू को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्रिटिश पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैजेस्टिक फिगर यहाँ पर दिखाई गई हेस्टिंग की, वारन हेस्टिंग की, जो कि एंथुस्टिक सपोर्टर हैं, ओरिएंटलिस्ट हैं, बदलाव लाने वाले, चेंज लाने वाले हैं। प्लेस किया गया है किसके बीच में? दो फिगर्स के बीच में। और फिगर्स दो कौन सी हैं? साइड में है पंडित जी, दूसरी साइड है मुंशी जी, जो हिसाब किताब का काम कर रहे हैं, रिटर्न वर्क कर रहे हैं साइड में, आप देख पा रहे हैं। हेस्टिंग एंड अदर ओरिएंटलिस्ट नीडेड, वो क्या चाहते थे कि इंडियन स्कॉलर्स जो हैं टीच करें उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज, टेल देम अबाउट लोकल कस्टम्स, जो लोकल कस्टम्स के बारे में स्टडी करवाए, लॉ के बारे में स्टडी करवाए, एंड हेल्प देम ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट एंशियंट टेक्स्ट, और वो हेल्प करे ट्रांसलेट करने में, इंटरप्रेट करने में एंशियंट टेक्स्ट को, जो हमारे इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट हैं उनको। हेस्टिंग्स टुक द इनिशिएटिव, हेस्टिंग ने स्टार्ट अप किया था इस चीज़ के लिए, कैलकाटा मदरसा ओपन करके, एंड बिलीव्ड दैट द एंशियंट कस्टम्स, जो एंशियंट कस्टम्स हैं वो कंट्री में ओरिएंटल लर्निंग लाएंगे, यानी कि बदलाव लाएंगे, चेंज लाएंगे थॉट्स में लोगों के, और टू बी बेसिस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो अवश्य ही एक ब्रिटिश रूल के लिए हेल्पफुल रहेगा। नॉट ऑल ऑफिशियल्स, अब ओरिएंटलिस्ट का मीनिंग यहाँ पर साइड में गिवन है, दोज विद द स्कॉलरली नॉलेज ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ एशिया, कि जो पर्सन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे उनके लिए ओरिएंटलिस्ट वर्ड यूज किया गया है, कल्चर को चेंज करने वाले हैं एशिया में। मुंशी, अ पर्सन हु रीड एंड कैन रीड, राइट एंड टीच पर्शियन, एक पर्सन जो कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है लैंग्वेज पर्शियन को। वर्नाकुलर, अ टर्म जनरली यूज टू रेफर टू अ लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। वर्नाकुलर का मीनिंग यहाँ पर क्लियर कट दिया गया है बेटा, कि जो टर्म यूज़ की जाती है रेफर करने के लिए एक लोकल लैंग्वेज को, और डायलेक्ट मीन्स भाषा को, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम, डिफरेंट तरीके से, व्हाट इज सीन एज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो आज के दिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है। इन कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया द ब्रिटिश यूज द टर्म टू मार्क द डिफरेंस बिटवीन द लोकल लैंग्वेज ऑफ एवरीडे यूज एंड इंग्लिश, और ये वर्ड यूज़ किया गया था उस टाइम पे कि जो लोकल लैंग्वेज यूज की जा रही थी और इंग्लिश यूज की जा रही थी, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वर्नाकुलर वर्ड यूज़ करते थे। द लैंग्वेज ऑफ द इम्पीरियल मास्टर्स, जो लैंग्वेज थी इम्पीरियल मास्टर्स की। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। नॉट ऑल ऑफिशियल शेयर्ड दीज व्यूज, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। अब सिर्फ इन ऑफिशियल्स के व्यूज़ को ही नहीं शेयर करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी थे स्ट्रॉन्ग व्यू वाले इन देयर, जो अपने क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा ओरिएंटलिस्ट थे। ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट, की बहुत बड़ी मिस्टेक्स थी ईस्ट की। फ्रॉम द अर्ली 19th century, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगेन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन्स ऑफ लर्निंग।
कि बहुत सारे 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स ऐसे भी आए थे जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ओरिएंटल विजन का, लर्निंग का, मतलब जो चेंज लाना चाहते थे इंडियंस के बीच में, उन ब्रिटिशर्स का वो ओपोज कर रहे थे। कुछ ऐसे भी ऑफिशियल्स थे। दे सेड दैट द नॉलेज ऑफ ईस्ट वॉज फुल ऑफ एरर्स एंड अनसाइंटिफिक थाट्स, कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा गलतियों से भरी हुई है और अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक मतलब अतर्क है। ईस्टर्न लिटरेचर वॉज नॉन सीरियस एंड लाइट हार्टेड, कि ईस्टर्न लिटरेचर जो है वो सीरियस नहीं है, उसका बहुत कम मायना है। सो दे आर्ग्यूड दैट इट वॉज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट इन एनकरेजिंग द स्टडी ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब ईस्टर्न लिटरेचर को वो कह रहे थे कि नॉन सीरियस हैं, लाइट हार्टेड है, एंड सो दे आर्ग्यूड, इसलिए वो आर्ग्यू करते हैं इट वॉज रॉन्ग टू द पार्ट ब्रिटिश टू स्पेंड सो मच एफर्ट, कि इतने ज़्यादा एफर्ट ब्रिटिशर्स ना करें इसको फैलाने में, एनकरेज करने में स्टडी के अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज को, लिटरेचर को। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ दोज हु अटैक द ओरिएंटलिस्ट। जेम्स मिल पहले इंसान थे जिन्होंने अटैक किया ओरिएंटलिस्ट के ऊपर। द ब्रिटिश एफर्ट ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव वांटेड, कि ब्रिटिश एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो डिक्लेयर करते हैं, कौन डिक्लेयर करते हैं यहाँ पर, जेम्स मिल डिक्लेयर करते हैं, शुड नॉट बी टू टीच, नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए उनको, व्हाट द नेटिव्स वांटेड, कि नेटिव्स क्या चाहते हैं, एंड व्हाट दे रिस्पेक्टेड, किसको वो रिस्पेक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू प्लीज दैम, उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, उनके हार्ट में अपनी जगह बनाने के लिए। ब्रिटिशर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, जेम्स मिल ने ऐसा कहा। द एम ऑफ एजुकेशन ought to be teach what was useful and practical, कि जो एम है एजुकेशन का वो ये है कि क्या यूज़फुल है और क्या प्रैक्टिकल है, वो चीज़ हमें एजुकेट करनी चाहिए। सो इंडियन शुड बी मेड फेमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस दैट द वेस्ट हैड मेड, कि वेस्ट ने जो बनाई है वो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट, हमें नॉलेज हमें उन्हें देनी चाहिए इंडियंस को, ताकि वो तरक्की कर पाएँ, rather than with the poetry and sacred literature of the Orient, कि ओरिएंटलिस्ट जो पढ़ा रहे हैं वो तो उनकी टेक्स्ट हैं, उनके रिचुअल्स हैं, बल्कि हमें उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ाने चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट उनको देनी चाहिए ताकि वो डेवलपमेंट ला सकें। बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट बिकेम शार्पर। अब 1830s जैसे जैसे आता है ओरिएंटलिस्ट के ऊपर जो उनका अटैक था वो और ज़्यादा तेज हो जाता है। One of the most outspoken and influential of such critics of the time was Thomas Babington Macaulay. थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले थे जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे ओरिएंटलिस्ट को। ही सॉ इंडिया एज एन अनसिविलाइज्ड कंट्री, उन्होंने देखा कि इंडिया तो बिल्कुल ही सिविलाइज नहीं है, अच्छे तरीके से नहीं रहती है, उनके अंदर बहुत कमियां हैं, दैट नीडेड टू बी सिविलाइज, उनको सिविलाइज करने की ज़रूरत है, सभ्य तरीके से वो रहें, ऐसा ज़रूरी है। नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज अकॉर्डिंग टू हिम कुड बी कंपेयर्ड टू व्हाट इंग्लैंड हैड प्रोड्यूस्ड, कि कोई भी ब्रांच यहाँ पर ईस्टर्न नॉलेज की नहीं डाली गई है, उनके अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए यदि इंग्लिश हैड प्रोड्यूस्ड, मतलब इंग्लैंड में जो हमारे यहाँ से पर्सन आ रहे हैं वो इनके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मैक्यूले, कौन डिनाई कर सकता है, मैक्यूले ने ऐसा डिक्लेयर किया, दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ देन होल नेटिव लिटरेचर ऑफ द इंडियन एंड अरेबिया। वो कह रहे हैं कि एक छोटा सा शेल्फ यदि हमारे यूरोपियन लिटरेचर का देखें लाइब्रेरी का, वो ज़्यादा कीमती है इनके पूरे इंडिया के जितने भी नेटिव लिटरेचर और इंडिया के अरेबिक लैंग्वेज जो हैं उनके कंपैरिजन में। कह रहे हैं कि एक छोटी सी अलमारी बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है हमारे यूरोप की इनके इंडियन लिटरेचर से ज़्यादा। ही अर्ज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, कि वो अब यहाँ पर अर्ज करते हैं, प्रे करते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपना पैसा वेस्ट करना बंद करे पब्लिक मनी को प्रमोट करने में ओरिएंटल लर्निंग को। फॉर इट वॉज नो प्रैक्टिकल यूज़, क्योंकि कोई यूज़ नहीं है इसका। विद ग्रेट एनर्जी एंड पैशन मैक्यूले एम्फसाइज द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज,
अब बहुत ज़्यादा एनर्जी उन्होंने यहाँ पर लगाई, अपना पैशन लगाया यहाँ पर, पैशन मतलब जोश पूरा। मैक्यूले ने एम्फसाइज किया कि इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना चाहिए इंडियंस को, ताकि वो डेवलपमेंट ला सकें। ही फेल्ट दैट नॉलेज ऑफ इंग्लिश वुड अलाउ इंडियंस टू रीड सम ऑफ द फाइनेस्ट लिटरेचर द वर्ल्ड हैड प्रोड्यूस्ड, कि पूरे वर्ल्ड में जो अच्छे लिटरेचर बने हुए हैं उस चीज़ को वो जान पाएंगे अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीख पाएंगे तो। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न एंड साइंस एंड फिलोसफी, ये उनके लिए बेटर रहेगा यदि वो वेस्टर्न साइंस को और फिलोसफी को पढ़ें। टीचिंग ऑफ इंग्लिश कुड दस बी अ वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट एंड वैल्यूज़ एंड कल्चर्स, कि अपने वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को भी वो डेवलप कर पाएंगे अगर वो इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, अगर वो सिविलाइजिंग पीपल बन जाएंगे तो। यदि वो इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो आगे फ्यूचर में अच्छा कर पाएंगे। फॉलोइंग मैक्यूलेज मिनट, अब मिनट क्या होती हैं बेटा, जो उन्होंने मैक्यूले ने मतलब जो जितने भी आइडियाज़ दिए वो सारे मिनट मतलब नोट किए जाते हैं, रिटर्न फॉर्म में होते हैं बेटा, वो सारे मिनट्स बोले जाते हैं। जितने आइडियाज़ उन्होंने दिए वो रिटर्न फॉर्म में आए मिनट्स के रूप में, जो मैक्यूले के मिनट्स थे। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 वॉज इंट्रोड्यूस। अब ये जो अंडरलाइन है कर लीजिए इसको, इम्पोर्टेंट है बेटा। 1835 में उन्होंने मैक्यूलेज मिनट इंट्रोड्यूस किए थे इंग्लिश एजुकेशन के लिए। द डिसीजन वॉज टू मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन। सबसे पहला मिनट में जो बात थी वो डिसीजन लिया गया था कि इंग्लिश को मीडियम बना दिया जाए, माध्यम बना दिया जाए इंस्ट्रक्शन का हायर एजुकेशन के लिए। एंड टू स्टॉप द प्रमोटिंग द ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कैलकाटा मदरसा एंड बनारस संस्कृत कॉलेज। अब उन्होंने कहा कि अब वो प्रमोट करना बंद कर दें ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कैलकाटा में मदरसा ओपन किया गया था, बनारस संस्कृत कॉलेज ओपन किया गया था वो। एंड दीज इंस्टीट्यूशंस वर सीन एज टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस, क्योंकि ये टेम्पल्स हैं जिसमें सिर्फ अंधेरा है और कुछ नहीं है। दैट वर फॉलिंग ऑफ देमसेल्स इनटू डीके, जो उनको डीके की तरफ ले जाएगा, उनको डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेकर जाएगा। इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स नाउ बिगन टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर स्कूल्स। अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स बनाई गई स्कूल्स के लिए, स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। एजुकेशन फॉर कॉमर्स, देखिए in 1854 the court of directors of the East India Company in London sent an educational dispatch to the Governor General of India। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वहाँ पर आई ईस्ट इंडिया कंपनी के, लंदन से सेंड किए गए एजुकेशनल डिस्पैच के लिए। 1854 में डिस्पैच आया था। चार्ल्स वुड द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, इट हैज़ कम टू बी नोन एज वुड्स डिस्पैच। ये जो डिस्पैच आया था इसका नाम वुड्स डिस्पैच रखा गया था। और ये कब आया था? 1854 में बेटा। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन पुट किए जाते हैं 1 मार्क्स में, ये मिलेंगे आपको। या फिर वुड डिस्पैच में क्या क्या था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जब पढ़ेंगे तो उसको जरूर लर्न कीजिएगा कि वुड डिस्पैच में क्या क्या बातें आई थी। इट एम्फसाइज वंस अगेन द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। ये जो वुड डिस्पैच आया था इसमें क्या था कि आउटलाइन द एजुकेशनल पॉलिसी का आउटलाइन क्या हुआ था, वाज टू बी फॉलोड इन इंडियंस, कि जिसको फॉलो किया जाना चाहिए इंडिया के अंदर। इसके अंदर क्या था? इट एम्फसाइज वंस अगेन, वो एम्फसाइज कर रहे थे, जोर दे रहे थे प्रैक्टिकल बेनिफिट्स की तरफ सिस्टम्स में यूरोपियन लर्निंग के, एज ओपोज टू ओरिएंटल नॉलेज, जो कि ओपोज कर रहे थे ओरिएंटल नॉलेज को। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक, कि सबसे पहला जो प्रैक्टिकल यूज़ था डिस्पैच का वो क्या करता कि वो पॉइंट आउट कर रहे थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ, यूरोपियन लर्निंग की तरफ। इट सैड वुड इनेबल इंडियंस टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि वो इनेबल करना चाहते थे इंडियंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिससे कि ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा। And make them see the importance of the developing the resources of the country, introducing them to European ways of life। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो यूरोपियन तरीक़ों को कि किस तरह से लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर, कि वो उनके टेस्ट में बदलाव लाएगी, उनके डिज़ायर में भी बदलाव लाएगी। एंड क्रिएट ए डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स, और वो ब्रिटिश गुड्स की यहाँ पर डिमांड कर रहे थे। फॉर इंडियंस वुड बिगिन टू अप्रिशिएट एंड बाई थिंग्स,
कि इंडियंस उस चीज़ की प्रेज करें, अप्रिशिएट करें और उन चीज़ों को खरीदें दैट वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप, जो यूरोप में प्रोड्यूस्ड हुई हैं। Wood's dispatch also argued that European learning would improve the moral character of Indians, कि वुड डिस्पैच में ये भी कहा गया है कि यूरोपियन लर्निंग उनके मोरल करेक्टर को भी इंडियंस के इम्प्रूव करेगी। इट वुड मेक देम ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट एंड दस सप्लाई द कंपनी विद सिविल सर्वेंट्स हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेंट अपॉन, कि अब यहाँ पर हमें ट्रूथफुल और ऑनेस्ट पर्सन्स मिलेंगे जिन्हें हम कंपनी में सिविल सर्वेंट्स के रूप में ज्वाइन करवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे और डिपेंडेंट भी होंगे हमारे ऊपर। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स, कि जो लिटरेचर है ईस्ट का वो ग्रेव एरर्स से भरा हुआ है, ना केवल ग्रेट एरर से भरा हुआ है। इट कुड ऑल्सो नॉट इंस्टॉल स्टिल इन पीपल अ सेंस ऑफ ड्यूटी एंड कमिटमेंट टू वर्क, कि ना ही केवल ये गलतियों से भरा हुआ है बल्कि इसके अंदर तो ये भी कमी है कि वो ड्यूटी की तरफ मतलब पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, कि ड्यूटी की भावना को नहीं लाते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं आती है उस पर्सन के अंदर जब उन टेक्स्ट को पढ़ता है इंसान। कमिटमेंट वर्क के लिए नहीं आती है, यानी कि काम करने की इच्छा तो होती ही नहीं है। नॉट कुड इट डेवलप द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो उनकी स्किल चाहिए उनको भी वो डेवलप नहीं करते हैं एंशिएंट टेक्स्ट। Following the 1854 dispatch, several measures were introduced by the British, कि 1854 के जो डिस्पैच को रीड करके हम बता रहे हैं कि कुछ मेजर्स रखे गए, इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट वर सेटअप टू एक्सटेंड कंट्रोल ओवर ऑल मास्टर्स मैटर्स रिगार्डिंग एजुकेशन, कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के सेटअप करेंगे, कंट्रोल करेंगे मास्टर्स को, जितनी भी एजुकेशन से रिगार्डिंग है उन सभी मैटर्स को वही कंट्रोल करेंगे ब्रिटिशर्स, ये उस डिस्पैच में बोला गया था। स्टेप्स वर टेकन टू इस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कुछ स्टेप्स भी इस्टेब्लिश करने के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन को सेटअप किए गए हैं उसके अंदर। In 1857, while the Sepoy rose in revolt in Meerut and Delhi, universities were being established in Calcutta. 1857 में कुछ सिपाही ने रिवोल्ट किया था मेरठ में और दिल्ली में, उसी टाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई थी कैलकाटा में, मद्रास में और बॉम्बे में। Attempts were also made to bring about changes within the system of school education. कुछ अटैम्प्ट्स किए गए कि स्कूल एजुकेशन को भी वो चेंज कर दें। सो बेटा यहीं पर मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।